साइबेरिया के ऊपर से बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर गुजरते हैं। किसी को भी साइबेरिया के जमीन में कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट को कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो करीब गया तो उसे यहाँ एक सुराख दिखाई दिया जिसकी गहराई एक बिल्डिंग के बराबर थी। उस पायलट ने इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें खींची और इंटरनेट पर अपलोड कर दी। ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं, जिसके बाद इस हॉल पर दुनिया भर के साइंसदानों का रश लग गया। एक रात पहले जो जमीन बिल्कुल फ्लैट थी, एक रात के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल कैसे बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जिस एरिया में ये होल दिखाई दिया उसे यमल पेंसुला कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस होल से पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं। कई सुराख तो किसी शहर के बीचों बीच भी बने दिखाई दिए हैं। ये सिंक होल्स ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि जब पानी जमीन के अंदर जाता है तो आसपास की जगह को कमजोर कर देता है, जिससे ऊपर वाली जगह नीचे धंस जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। मट्टी नीचे गिरने की वजह से उस होल के किनारे बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन यमल में बनने वाले होल के किनारे उभरे हुए थे। साथ ही इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मट्टी अंदर से बाहर आई हो, जिससे साइंसदानों को लगा कि ये होल बिल्कुल भी सिंक होल जैसा नहीं लग रहा। ये मलबा 200 मीटर से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैला हुआ था। इस तरह के होल चांद पर और कई दूसरे सितारों पर भी देखे गए हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। असल में जब कोई एस्टेरॉयड चांद या दूसरी जगह पर गिरता है तो वहाँ ऐसे होल बनते हैं, लेकिन जब इस होल को अंदर से देखा गया तो वहाँ उनको किसी भी एस्टेरॉयड के गिरने का सबूत नहीं मिला। इस होल को अच्छे से देखने के बाद साइंसदानों ने कहा ऐसा सिर्फ एक कुदरती धमाके की वजह से ही हो सकता है। आखिर फ्लैट जमीन के अंदर ये धमाका कैसे हुआ जिससे ये होल बन गया? इस बात को जानने के लिए वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। जब इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया गया तो इसमें मीथेन गैस पाई गई। इस गैस को हम खाना पकाने के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक कुदरती गैस होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अगर इसकी मकदार बहुत ज्यादा हो तो हवा के साथ मिलने पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जब किसी जगह चूल्हे से निकलकर बहुत ज्यादा गैस जमा हो जाए और फिर गलती से कोई चूल्हे पर आग लगाए तो एक बहुत जोरदार धमाका होता है। असल में वो मीथेन के हवा के साथ मिलने की वजह से होता है। अब साइंसदान को लग रहा था कि हो सकता है ये सुराख जमीन से निकलने वाली गैस की वजह से बना हो। अभी साइंसदान इस होल को स्टडी कर ही रहे थे कि यमल पेंसुला में 8 मजीद सिंक होल मिल गए। ये होल सेम वैसे बने थे जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। अब साइंसदानों ने इस जगह को सैटेलाइट से देखने का फैसला किया। 2014 में जब सैटेलाइट की मदद से इस जगह को देखा गया तो साइंसदान खौफजदा हो गए। उन्होंने देखा कि इस जगह पर एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे थे। आखिर एक ही जगह पर इतने सारे होल क्यों बनते जा रहे थे? इससे भी ज्यादा खौफजदा कर देने वाली चीज ये थी कि इन होल्स का कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के साथ था। 2014 में यहाँ पहला सिंक होल बना था और अगले ही साल यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया और बाकी सारे सिंक होल्स भी इसी टेम्परेचर के दौरान बने थे। 19वीं सदी से लेकर आज तक पूरी दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री तक बढ़ा है, लेकिन इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक होल्स का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या ताल्लुक है। 1 by 1 होल बनने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जमीन किसी बहुत बड़े खतरे में है। एक तरफ इन सभी होल्स को स्टडी किया जा रहा था तो दूसरी तरफ अलास्का की नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब एक लेक ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस लेक का नाम इजी लेक है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस लेक में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। इस लेक से बबल निकल रहे थे जैसे इसमें पानी बॉयल हो रहा है। जब इन बबल्स के सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला ये भी मीथेन गैस के बबल्स हैं। जिस एरिया में सिंक होल बन रहे थे वहाँ मीथेन गैस का जमीन से बाहर निकलना एक आम बात है, लेकिन उस जगह से इतनी दूर इस लेक से 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। साइंसदानों ने इस लेक के अंदर जाकर ये देखने की कोशिश की
कि आखिर इतनी गैस कहां से और कैसे निकल रही है। इस लेक की गहराई 3 फीट है, लेकिन जिस जगह से बबल निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा गहरी थी। यहाँ साइंसदानों का जाना नामुमकिन था, इसीलिए इस जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया गया। इस जगह का जब 3D मैप बनाया गया तो सबके होश उड़ गए। 3D मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से बबल निकल रहे हैं। वहाँ लेक की गहराई 50 फीट थी। एक तरफ यमल में सिंक होल के बनने की वजह भी मीथेन गैस बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इजी लेक में बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों जगह आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं। इसके अलावा ये दोनों प्लेसेस जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। परमाफ्रोस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से जमी हुई हो। इस जमीन पर रशिया, कनाडा और अलास्का के एरियाज भी आते हैं। न्यू स्टडी से पता चला है कि जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से परमाफ्रोस्ट ने पिघलना शुरू कर दिया है। इस जगह के मेल्ट होने का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रोस्ट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने नोटिस किया है कि जंगल के दरख्त एक साइड से झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे इन दरख्तों की जड़ें कमजोर हो गई हैं। जब साइंसदानों ने मजीद इस जगह को देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ की जमीन भी बहुत ज्यादा धंसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन के अंदर बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि इस जगह के आसपास ना कोई पानी का चश्मा है और ना कोई लेक। ये सब कुछ 2018 के बाद से शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि परमाफ्रोस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और सिंक होल से क्या ताल्लुक है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रोस्ट के अंदर ही एक टनल खोदी गई। इस टनल में जमी हुई जमीन के साथ साथ कदीम दौर के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें मैमोथ, बिसन और हजारों साल पुरानी घास भी जमी हुई है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रोस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। असल में सभी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन मौजूद होता है। जब एक पौधा उगता है तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है और जब ये मर जाता है तो इनसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों से बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर परमाफ्रोस्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी इनकी बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। साइंसदान का कहना है आर्कटिक सर्कल में जितना कार्बन मौजूद है इतना पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल्स भी डिकम्पोज हो रहे हैं और बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस को खारिज करते हैं। परमाफ्रोस्ट के पिघलने की वजह से जमीन भी नरम हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर फंसी गैस ऊपर तक आसानी से आ जाती है और जब वो हवा के कांटेक्ट में आती है तो एक ब्लास्ट होता है और ये सिंक होल इसी गैस की वजह से बनते हैं और यहाँ इन सिंक होल की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनको रोकने के लिए साइंसदानों के पास कोई हल नहीं है। 1905 में जब आइंस्टाइन ने पहली बार अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया तो दुनिया को पहली बार पता चला कि टाइम और स्पीड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है तो वक्त उसके लिए बहुत स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की स्पीड कायनात की सबसे तेज तरीन स्पीड है। इसकी स्पीड पर टाइम स्लो हो जाता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप लाइट की स्पीड से कायनात का चक्कर लगाते हैं तब भी आपकी उम्र में 1 सेकंड का इजाफा नहीं होगा। आपकी उम्र वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन इस स्पीड पर सिर्फ लाइट ही ट्रेवल कर सकती है। दूसरी कोई भी चीज जिसका थोड़ा सा भी वजन है वो कभी भी इस स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकेगी। उसे इतनी स्पीड के लिए अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट के मुताबिक जिस चीज का कोई मास नहीं होता उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से वो इस स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। किसी दूसरी चीज के लिए ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इतनी स्पीड पर एक इंसान तब ही सफर कर सकेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफर किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर वापस आए तो आपका बिस्तर ऐसे था जैसे आपको गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। यानी अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का और अर्श का सफर किया और जमीन पर कुछ ही टाइम गुजरा था। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसके बारे में हम तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। टाइम डायलेशन का असली इफेक्ट आपको लाइट की 80% स्पीड पर ही देखने को मिल जाता है। एक सियारा जो जमीन से 40 लाइट ईयर दूर है और आप लाइट की 80% स्पीड से ट्रेवल करके वहां जाते हो तो जमीन पर 50 साल गुजर जाएंगे, लेकिन लाइट की 80% स्पीड की वजह से आपकी शिप में सिर्फ 30 साल ही गुजरेंगे। अब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाती है, तब आपकी उम्र 30 साल बढ़ने की बजाय 5 साल 8 माह और 11 दिन ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के और करीब जाएंगे टाइम डायलेशन दिखाई देगा। इस चीज को एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यानी लगातार 1g की एक्सेलरेशन से चल रहा है। इस हिसाब से हर सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर लगातार बढ़ रही है और अगर स्पेस में लगातार इसकी स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ ही दिनों में इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% हिस्से के बराबर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद 99.99% और अगर ये लगातार चलता रहा तो इसकी स्पीड 99.999% हो जाएगी। हकीकत में कोई भी फिजिकल चीज इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकती, लेकिन हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर चलने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की 100% स्पीड पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके करीब पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट पर जो टाइम डायलेशन लगेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। 99.99% लाइट की स्पीड से उस सियारे पर जाने में आपकी उम्र 7 माह बढ़ेगी और 99.9999% पर आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बढ़ेगी, लेकिन जमीन पर 40 साल गुजर जाएंगे, जिसका मतलब है कि लाइट की स्पीड के जितना करीब आप पहुंचेंगे आपको उतना ही टाइम डायलेशन का इफेक्ट दिखाई देगा। हालांकि स्पेसशिप में बैठे हुए आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ 21 दिनों में आप ट्रैपिस्ट 1E पर पहुंचेंगे और सिर्फ 42 दिनों बाद आप जमीन पर वापस आ जाएंगे। आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर लैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 42 दिनों के सफर में जमीन पर 80 साल गुजर चुके हैं। जो दोस्त थे उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और आप अभी भी 30 साल के हो, जो बहुत हैरानकुन बात है। अभी जिस टाइम डायलेशन की मैंने बात की है वो स्पीड की वजह से था और इतनी स्पीड तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब अल्लाह का हुक्म होगा। स्पीड के अलावा ग्रेविटी भी स्पेस टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो चीज उतना ही स्पेस टाइम को बेंड करेगी और इसके पास टाइम डायलेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि किस ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा। अगर बात करें सूरज की तो ये जमीन से 3 लाख गुना भारी है। जमीन से इतना ज्यादा भारी होने के बावजूद भी ग्रेविटी का इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अगर आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के फार्मूला को सन पर यूज करें तो आपको टाइम डायलेशन कुछ खास महसूस नहीं होगा। यहाँ पर टाइम डायलेशन फैक्टर 0.999999795 निकलेगा तो सूरज पर 59 मिनट 0.988 सेकंड ही गुजरेंगे, यानी एक घंटे में आपको सिर्फ 0.012 सेकंड ही टाइम स्लो दिखाई देगा। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की तरफ जाएं तो यहाँ आपको टाइम डायलेशन बहुत क्लियर दिखाई देगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक 10 किलोमीटर बड़े न्यूट्रॉन स्टार का वजन सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है और जमीन से 100 अरब गुना ज्यादा, जिसका साफ साफ मतलब है कि इतने भारी मास के साथ यहाँ पर टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इस स्टार पर 40 मिनट गुजारेंगे तो जमीन पर 1 घंटा गुजरेगा। जैसे जैसे हम और ज्यादा भारी चीजों की तरफ जाएंगे टाइम डायलेशन का इफेक्ट और ज्यादा दिखाई देगा। अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्टार इस लिमिट को पार कर जाएगा
यानी अगर उस स्टार का मास 2.5 सन के बराबर हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और ब्लैक होल पर आपको टाइम रिलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। अगर आप ब्लैक होल के इतना करीब हैं कि आप उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। ब्लैक होल पर गुजरा हुआ 1 घंटा जमीन के कई हजारों सालों के बराबर हो सकता है। वहीं जैसे जैसे आप इसके और करीब जाएंगे टाइम और स्लो होता जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे तो टाइम एकदम रुक जाएगा। लेकिन स्पेसशिप में आप टाइम को वैसा ही फील करोगे, लेकिन बाहर वाला कोई आपको देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप खला में रुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचे हैं और जमीन पर बैठा आपका दोस्त आपको एक बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप इवेंट होराइजन पर रुक गए हैं, आगे नहीं जा रहे। आप इवेंट होराइजन के पास 1 घंटा गुजारते हो लेकिन आपके दोस्त के हजारों साल गुजर जाएंगे। आपने लाइट की 99% स्पीड से सफर किया। इस रफ्तार से आपको उस ब्लैक होल तक पहुंचने में 1.5 साल लग गए। 1 घंटा आपने वहां गुजारा और उसके बाद 1.5 साल आपको वापस आने में लगे। इस हिसाब से आपकी उम्र 3 साल और 1 घंटा बढ़ी, लेकिन जमीन पर 1000 साल गुजर गए। आप जब वापस आए तो आपने सोचा होगा कि मैं 2025 में निकला था और 2028 में वापस आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आए तो सब कुछ चेंज हो चुका होगा और आपको अलग ही जमीन दिखाई दे रही थी। और जब आपने टाइम पूछा तो किसी ने बताया कि साल 3025 चल रहा है। आपने सोचा होगा कि लाइट की स्पीड से जाने और आने में 20 साल गुजरे होंगे, लेकिन ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारने में 1000 साल गुजर जाएंगे, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्रेविटी से टाइम पर कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। टाइम डायलेशन कितना ज्यादा खतरनाक है, ये सब चीजें फर्ज की जा सकती हैं। ना कभी हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और ना ही हम किसी ब्लैक होल के पास जा सकते हैं। जब आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींच कर निकल लेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हुआ है, जिसे हम टाइम डायलेशन के इफेक्ट को कभी नहीं देख पाएंगे। ये तब भी पॉसिबल होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।